औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्रिमिनल लॉ में हम पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 18 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे फोर्जरी के मुतालिक क्या प्रोविजन है और इससे क्या मुराद है। तो बेटा फोर्जरी को आम ज़बान में जालसाजी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड में इसको सेक्शन 463 में बयान किया गया है कि इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें जब पूरी हो जाएंगी तो कहा जाएगा कि फोर्जरी या जालसाजी की गई है। तो बेटा कोई भी बंदा अगर कोई ऐसा झूठा दस्तावेज बनाए या उस दस्तावेज का कोई भी पार्ट हिस्सा बनाए इस नीयत के साथ, नीचे आगे 5 किस्म की नीयतें आ सकती हैं। नंबर 1 पे कि वो नुकसान या इंजरी पहुंचाना चाहता है पब्लिक को या सिर्फ किसी एक अकेले बंदे को। दूसरे नंबर पर वो कोई अपना क्लेम या टाइटल है उसको सपोर्ट करना चाह रहा है। तीसरे नंबर पर उसका जो ये फॉल्स डॉक्यूमेंट या उसका पार्ट बनाने का मकसद ये है कि कोई और बंदा अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दे, किसी और के हक में दस्तबरदार हो जाए। नेक्स्ट है कि उसके इस तरह से फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने की वजह से कोई बंदा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो जाए। और लास्टली नियत यह है फ्रॉड कमिट करने की या इसके जरिए से फ्रॉड किया जाए, तो हम कहेंगे कि ये फोर्जरी हो गई है। अब पहले में जैसे डैमेज और इंजरी बयान किया गया है, तो पाकिस्तान पिनल कोड में हम सेक्शन 44 में जब देखते हैं तो इंजरी वहां पे बयान किया गया है कि कोई भी हार्म, नुकसान हो, इलीगली कॉज किया जाए किसी भी बंदे को, उसके जिस्म के मुतालिक, जहन के मुतालिक, उसके शोहरत के मुतालिक या उसकी प्रॉपर्टी जायदाद के मुतालिक, तो कहा जाएगा इंजरी की गई है। मिसालें ये इलस्ट्रेशन जो मैंने ली हैं ये सेक्शन 464 में बयान की गई हैं ताकि बात को यहाँ पे समझ में आ सके हमारे कि इंजरी या हार्म, डैमेज पहुंचाने से क्या मुराद है। जिस तरह से जी ने एक अपनी विल बनाई जिसमें उसने लिखा था कि मैं डायरेक्ट करता हूं कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी बच जाएगी वो 3 बंदों यानी कि ए, बी और सी के दरमियान में तकसीम हो जाए। ए ने डिसऑनेस्टली स्क्रैच आउट कर दिया बी का नाम। अब उसकी नीयत क्या थी कि अब जो प्रॉपर्टी बकाया उसके 3 हिस्से नहीं होंगे, सिर्फ 2 हिस्से होंगे, यानी कि ए का और सी का। तो उसने अब नुकसान पहुंचाया, इंजरी पहुंचाई प्रॉपर्टी की मद में बी को, तो कहा गया फिर के फोर्जरी जो कि 463 में बयान की गई है वो हो गई है। नेक्स्ट बेटा, टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल। क्लेम से मुराद ऐसा है कि आपका किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी मनी के ऊपर हिस्सा क्लेम हो जाए, वो किसी शरायत के ताबे है। जब वो शरायत या कंडीशन प्रेसिडेंट्स पूरी हो जाए तो वो आपका क्लेम बन जाता है। जिस तरह कि इंश्योरेंस क्लेम, मेडिकल का इंश्योरेंस क्लेम है, गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम है। तो गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम के सिलसिले में अगर झूठी रिपोर्ट बनाई जाए, पुलिस रिपोर्ट अमूमन बनाई जाती है हादसे की। टाइटल से मुराद बेटा है कि किसी भी प्रॉपर्टी से मुतलिक उसके क्या राइट्स हैं। तो सबसे बड़ा टाइटल ओनरशिप के जरिए से ही होता है। तो अपने भी किसी क्लेम और टाइटल को सपोर्ट करने के लिए फॉल्स डॉक्यूमेंट या उसका पार्ट बनाना। इलस्ट्रेशन भी हमें बताता है कि ए जी की मर्जी या उसकी मंशा के बगैर जी की सील को लगा देता है एक डॉक्यूमेंट में। मकसद उस डॉक्यूमेंट का क्या है? कन्वेंस। कन्वेंस से मुराद होता है इंतकाल, मुंतकिल करना। तो जैसा प्रॉपर्टी में हम कहते नहीं है म्यूटेशन को कि इंतकाल पास हो गया, कि प्रॉपर्टी एक बंदे से दूसरी तरफ चली गई। तो वो जो इंतकाल हुआ है प्रॉपर्टी का जी की तरफ से ए को, जी को ना पता है और ना ही इसने उसकी इजाजत दी है। अब ए की इंटेंशन क्या थी कि वो ये स्टेट जो है जी की वो बी को बेच देगा और उसके जरिए से बी से वो परचेज मनी, बयाना या रकम हासिल कर लेता है। तो उसने फिर फोर्जरी की, एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया अपने टाइटल को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा कि किसी बंदे को इस तरह से उस पे फॉल्स डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करना जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दे, उससे दस्तबरदार हो जाए। तो इलस्ट्रेशन ये हमें बताता है कि एक लेटर ए साइन करता है जिसके ऊपर वो बी का नाम लिखता है और उसे सिग्नेचर कर देता है।
लेकिन बी से उसने इस चीज की कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है। उसे ये लेटर में क्या लिखा हुआ है, वो लेटर ये चीज को सर्टिफाई कर रहा है, तस्दीक कर रहा है कि जो ए है वो गुड करेक्टर का आदमी है, लेकिन कोई नागहानी अनफॉर्चून हालात की वजह से उसकी अब माली हालत कमजोर हो गई है। अब इस मकसद के लिए जी की आप मदद करें, यानी कि उसे आर्म्स जो हैं, उसे कुछ पैसे रकम वगैरह या खाने पीने की अशिया, जिस सूरत में इमदाद हो सकती है उसकी इमदाद करें। तो इस सिलसिले में ए ने जो एक झूठा डॉक्यूमेंट बनाया जिससे कि जी उसको कुछ पैसे दे दे, तो उसने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, किसी और को दे दी, तो उसने फोर्जरी कमिट की। हम अमूमन देखते हैं कि नामी ग्रामी लोगों के, खासतौर पे मदरसे या बड़े बड़े आलमों के लेटर्स लेकर लोग फिरते हैं मार्केटों में कि जनाब देखिए ये फलाने मदरसे का फलाना आलम है, उसने सर्टिफाई किया हुआ है कि मैं मजबूर हूँ, तो प्लीज मेरी आप मदद करें। अक्सर आप देखते हैं। तो इस तरह से अगर वो झूठा लेटर साबित हो जाए तो फिर समझा जाएगा कि फोर्जरी हुई, क्योंकि इसकी वजह से किसी दूसरे शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। नंबर 4 पे बेटा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने देखा होगा उसमें कि एनी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो एक्सप्रेस भी हो सकता है यानी वर्ड्स ऑफ माउथ के जरिए से, ऑरली और रिटन, और इम्प्लाइड हो सकता है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के नतीजे में। तो इस सूरत में हमारे पास इलस्ट्रेशन की है कि ए एक लेटर लिखता है बी की तरफ से, साइन करता है, उसका नाम उस पर लिखता है, लेकिन बी की कोई अथॉरिटी नहीं है। क्या कि ए का करेक्टर बहुत अच्छा है और इसलिए कि उसे नौकरी पर रखा जाए। जी को फिर एक गारंटी की सूरत में देता है कि आप ए को मुलाजमत रख लें। ए ने फोर्जरी की क्योंकि उसने झूठा लेटर बनाया, फोर्ज सर्टिफिकेट बनाया, डिसीव किया जी को, और इस तरह से तरगीब दी जी को कि वो सर्विस का यानी कि मुलाजमत का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड उसमें दाखिल हो जाए ए के साथ। अमूमन जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के लिए जाते हैं तो उधर लोग यही कहते हैं कि भाई तुम गारंटी किसकी दोगे, तुम हमारा माल लेकर या हमारे पैसे लेकर भाग ना जाओ, तो जनाब उस बंदे से गारंटी ले लें, फलाने से गारंटी दे दें। तो ये इस तरह की सिचुएशन है इसमें कि वो लेटर ऐसा झूठा बना देना उस बंदे ताकि उसको नौकरी मिल सके। लास्ट बेटा फ्रॉड के मुतालिक बताया गया है। हम जब पीपीसी को देखते हैं तो फ्रॉडलेंटली हमें सेक्शन 25 में मिलता है कि पर्सन कोई भी फ्रॉडलेंटली काम किया है तो उसका मकसद क्या है, इंटेंशन क्या है, डी फ्रॉड करना। तो फ्रॉड यहाँ पे हमें नहीं मिलता। फ्रॉड के लिए हम सेक्शन 17 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखते हैं कि फ्रॉड से मुराद उसमें शामिल है ऐसे एक्ट जो कि अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट वो करे या उसकी चशमपोशी की वजह से, यानी कि उसका बोलना चाहिए था उस मौके पर लेकिन वो खामोश रहता है, या उसके एजेंट की तरफ से ऐसा कोई काम किया गया है क्या, विद इंटेंट टू डिसीव। तो मेरी नजर में डिसेप्शन मेन एलिमेंट होता है, धोखाधड़ी होता है फ्रॉड का, दूसरी पार्टी को या उसके एजेंट को, या उनको इंड्यूस करना, वर्गलाना, तहरीक देना कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएं फॉलोइंग तरीकेकार से। तो 5 तरीकेकार है। पहला, कोई ऐसी बात कहना, सजेशन देना फैक्ट की जो कि सच ना हो और जो बंदा ये बात कर रहा है वो जानता है कि वो सच नहीं है, यानी कि झूठी बात बयान करना। कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट लेकिन एक्टिव, एक्टिव से मुराद है कोई ऐसा वाकया, ऐसी बात बताना जिसकी बात बताना जरूरी है। तो कानून में, केस लॉज में हमें ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जब मुआहदा करते वक्त ऐसी बातें बताना जरूरी होती हैं। तो एक्टिव इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा फैक्ट जिसका बताना जरूरी था लेकिन उसे छुपा लिया गया। तीसरे नंबर पे ऐसा कोई प्रॉमिस करना जिसकी नीयत ही ना हो कि उसे परफॉर्म किया जाए। चौथे नंबर पे धोखाधड़ी का कोई भी एक्ट हो। और पांचवें नंबर में कानून ने अगर किसी एक्ट और ओमिशन को फ्रॉडलेंट डिक्लेयर किया है तो वो इसमें शामिल है। लेकिन मेरा ये डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की हद तक है, तो यहाँ पे इसलिए अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र है। तो मेरी राय में यहाँ पे एनी अदर पर्सन का अगर हम अल्फाज इस्तेमाल कर लें तो इसको भी फ्रॉड के जमरे में लाया जा सकता है, क्रिमिनल साइड पर भी। इस हवाले से इलस्ट्रेशन एच आप देख लें कि एक सेल कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को जी को, और उस हवाले से वो इंतकाल भी करवा लेता है, प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन बाद में जी को फ्रॉड करने के लिए वो एक और कन्वेंस डीड, इंतकाल जायदाद की एक और दस्तावेज बनाता है, किसके हक में, बी के हक में,
और उस पर 6 महीने पहले की डेट डाल देता है कि इस तरह से कि वो जी को नुकसान पहुंचे, उसको धोखाधही हो जाए और वो स्टेट बी को चली जाए, और यही जाहिर हो कि बी के साथ उसने पहले मुआहदा किया था, क्योंकि असूल होता है प्रायर इन टाइम प्रायर इन राइट, कि जिसका वक्त पहले है तो उसका हक भी पहले है। तो इस सिलसिले में ए ने फिर फोर्जरी कमिट की। बेटा जब हम देखते हैं सेक्शन 463 को ही, तो पहले अल्फाज ये हुआ मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है, तो वो हमें सेक्शन 464 में हमें बताया गया है कि 3 ऐसे तरीकेकार हैं, अगर इन तरीकों से वो डॉक्यूमेंट को बनाया जाए या उसके साथ छेड़छाड़ की जाए तो समझा जाएगा कि ये एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई बंदा अगर ऐसा करे। तो पहले तरीके में डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली हम देख चुके हैं, डिसऑनेस्टली हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बनाता है, मेक्स करता है या उस पर साइन करता है या सील लगाता है उसके ऊपर। सील बेटा ऐसी मोहर होती है कि जो कि उस कागज या उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इम्प्रिंट हो जाती है। या एग्जीक्यूट करता है कोई डॉक्यूमेंट या उसका पार्ट। एग्जीक्यूट से मुराद ये है कि वो डॉक्यूमेंट को कंप्लीट लॉ जब उसके मुतालिक समझा जाएगा कि इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाए। जिस तरह से सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद अगर कानून कहता है कि इसमें गवाह होना जरूरी है तो वो गवाहों के सिग्नेचर, इसका जनाब स्टैंप इस पे इतने रुपए की होनी चाहिए वो, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक इस अथॉरिटी के पास उसके जाके उसका इंदराज कराना जरूरी है। तो एग्जीक्यूशन से मुराद है कि एक डॉक्यूमेंट को लीगल बनाने के लिए जो जो उसके लिए फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करना। तो बंदा बनाता है, साइन करता है, सील लगाता है या एग्जीक्यूट करता है ऐसे डॉक्यूमेंट को, या उस डॉक्यूमेंट को ऐसी कोई एग्जीक्यूशन के हवाले से उस पर मार्क मोहर लगाता है कि जिससे इसके लिए समझा जाए कि तमाम कार्रवाई इस डॉक्यूमेंट के लिहाज से पूरी हो चुकी हुई है। फिर उसकी नीयत क्या थी? नीयत थी कि वो जो बाकी दुनिया ये समझे कि ये डॉक्यूमेंट जिसकी तरफ से शो किया जा रहा है कि उसने बनाया है या साइन किया या सील किया एग्जीक्यूट किया है, तो वो अथॉरिटी भी रखता है उस बंदे की, जो बंदे की तरफ से जिसके साइन सिग्नेचर या वो किए हैं, तो उससे ये भी शो हो, बेशक वो खुद करे या कोई और बंदा, कि जिस बंदे ने ये बनाया है डॉक्यूमेंट वो उसकी इख्तियार भी रखता था ऐसे डॉक्यूमेंट को बनाने का। लेकिन साथ साथ वो जानता है बंदा, ठीक है, जो जिसने ये मेक साइन सील और एग्जीक्यूट किया है, कि ये जो जिसकी तरफ कि जो उसने ये काम किए हैं वो अथॉरिटी इस बात की नहीं रखता साइन सील और एग्जीक्यूट करने की, या फिर जिस वक्त ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था, जो कहता है कि इस वक्त ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था लेकिन उस वक्त वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया था। जैसा हमने पिछली मिसाल में देखी है कि डॉक्यूमेंट तो शो कर रहा, डॉक्यूमेंट उसने जी के साथ मुआहदे के बाद में बनाया लेकिन शो किया 6 महीने डेट पहले, ठीक है, और वो जानता था, यानी कि गलत बयानी डेट में कर दी, तब भी वो समझा जाएगा कि उसने ये फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है। डिसऑनेस्टली क्योंकि इसमें है, फ्रॉडलेंटली आप देख चुके हुए हैं सेक्शन 25 के। तो सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली बनाया है कि रॉन्गफुल गेन एक बंदे को या रॉन्गफुल लॉस किसी और बंदे को पहुंचाया जाए तो समझा जाएगा कि डिसऑनेस्टली किया है। इसकी मिसाल है बेटा कि ए जी की सील है, फिक्स करता है जी की मर्जी के बगैर, इलस्ट्रेशन बी हम पहले भी देख चुके हैं, कि जिससे प्रॉपर्टी समझी जाए कि जी से ए को ट्रांसफर हो गई है और इसके जरिए से वो फिर बी को बेच सके वो प्रॉपर्टी और उसे परचेज मनी हासिल कर ले। तो जी की अथॉरिटी के बगैर उसने ये काम किया और वो जानता था कि जी की अथॉरिटी नहीं है, तो फिर ये पहली तस्वर हो गई, पहली कंडीशन में, कि इस तरह से डॉक्यूमेंट फॉल्स बनाया गया है कि जिसने बनाया है वो जानता है कि जिसकी तरफ से ये समझा जाए कि डॉक्यूमेंट बनाया गया है तो उसने ना तो अथॉरिटी डेलीगेट की है और ना उसने वो खुद काम किए हों। दूसरे नंबर पे बेटा अगर कोई बंदा लॉफुल अथॉरिटी के बगैर और साथ में उसमें डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली शामिल है, कैंसिल करे किसी डॉक्यूमेंट को या अदरवाइज, मेन इसमें क्या होगा, ऑल्टरेशन, किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म की तब्दीली करना इन मटेरियल पार्ट में, ठीक है, कब करना? जब वो डॉक्यूमेंट बन गया या एग्जीक्यूट हो गया, बेशक उसने खुद वो डॉक्यूमेंट बनाया और बाद में उसमें चेंजिंग कर ले, या किसी और बंदे में डॉक्यूमेंट बनाया था और उसमें उसमें चेंजिंग कर ली, ठीक है, और बेशक वो बंदा जिस वक्त ये ऑल्ट्रेशन की गई वो जिंदा या डेथ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है उस डॉक्यूमेंट में
बैड इंटेंशन विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, क्योंकि जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी तो उसके बाद तो मैं उसके हवाले से डॉक्यूमेंट में चेंज करने का कोई इख्तियार नहीं रखता हूँ। अब वो ओनर उसका और बंदा हो चुका हुआ है। ठीक है, तो डिसऑनेस्टली फ्रॉडलेंटली इसमें शामिल है। बुरी नीयत के साथ अगर वो ऐसा काम करे, बेशक जिस बंदे के बिहाफ पे वो काम करे वो जिंदा है या मुर्दा, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी इस तरह से भी समझा जाएगा कि डॉक्यूमेंट फॉल्स बनाया गया है। ए के पास एक लेटर ऑफ क्रेडिट था अपॉन बी फॉर पीस 10,000, यानी कि बी ने रिटर्न बाय जी। तो उस बंदे के पास एक डॉक्यूमेंट था जिससे वो 10,000 रुपया का उसको एक कर्जा, इतनी लिमिट दे दी कि तुम 10,000 रुपये तक का कर्जा हम तुम्हें देते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट उसको दे दिया। अब वो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को ई को दे देता है, और डिफ्रॉड उसे किस तरह से करता है कि वो एंड में एक सिफर और ऐड कर देता है, और उस सिफर ऐड करने से वो 10,000 बन गया 1 लाख। तो उसने अल्ट्रेशन कर दी, अल्ट्रेशन मटेरियल पार्ट में की। अब जिसे बी बिलीव करे कि जी ने ही ये लेटर लिखा है, क्योंकि गारंटी तो जी है ना, जी ने उसको दिया ए को लेटर अपॉन बी कि इसमें वो 10,000 रुपये तक का उसको दे दिया जाए कर्जा या रकम। तो इस लिहाज से फिर ये डिसेप्शन की गई कि बी के ऊपर अल्ट्रेशन की गई डॉक्यूमेंट में मटेरियल पार्ट में, तो कहा गया अब यहाँ पे कि ये फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना है। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि वो बंदा खुद तो डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा, लेकिन किसी और बंदे से वो ऐसा काम कराता है। जिस तरह से डिसऑनेस्ट फ्रॉडलेंटली दोनों इसमें शामिल हैं। कॉजेज एनी पर्सन, किसी दूसरे बंदे को वो उसको तरगीब देता है कि वो साइन करे, सील करे, एग्जीक्यूट करे या ऑल्टर करे कोई भी डॉक्यूमेंट। इस बात को वो जानता बूझता है कि जो बंदा साइन, सील, एग्जीक्यूट या ऑल्टर कर रहा है वो उस कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट को नहीं जानता, उस बंदे को नहीं समझ वो क्या कर रहा है। किस वजह से? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, या इंटॉक्सिकेशन की वजह से, या फिर इस वजह से कि उस पर कोई ऐसा धोखाधड़ी आजमाई गई है जिसकी वजह से वो बंदा डॉक्यूमेंट्स के जो एक्चुअल कंटेंट है या किस किस्म की उसमें तब्दीली लाई जा रही है वो उसको नहीं जानता। तब भी कहा जाएगा कि एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया गया है कानून पीपीसी के मुताबिक। मिसाल ये है कि जी जो है वो अपनी विल लिखाता है ए को, और वो कहता है कि ये एक बंदे के हक में लिख दी जाए, लेट्स सपोज बी के हक में, लेकिन ए डिफरेंट नाम लिखता है, वो बी की बजाय सी लिख देता है जानते बूझते हुए। लेकिन जी को वो यही कहता है कि मैंने, हाँ जनाब, वो आपने जो मुझे नाम दिया था वही मैंने लिखा है। तो लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन पे उसने काम नहीं किया, तो उस पर डिसेप्शन की, धोखा देगी, और जी वो विल साइन कर लेता है। तो फायदा उसकी बिल का किसको जाना था? बी को, लेकिन अब जाएगा सी को। तो ए बिल लिखने वाले ने यहाँ पे क्या किया है? फोर्जरी कमिट की है, उसने डिसेप्शन किया है उस बंदे बिल लिखवाने वाले के ऊपर। नेक्स्ट बेटा 464 में ही हमें दो एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। नंबर 1 एक्सप्लेनेशन बताती है कि एक इंसान अपने सिग्नेचर भी करे अपने नाम के साथ तो वो भी फोर्जरी हो सकती है। मिसाल वो देते हैं कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके ऊपर एक साइन करता है ए, और उसका मकसद ये है कि बिल जो दूसरे बंदे पर ड्रा किया जा रहा है वो यही समझे कि ये किसी और बंदे का है। यानी कि वकास में लिख देता हूँ, पूरा नाम क्या है? वकास रफीक, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि वो अगला बंदा ये समझे कि ये वकास अहमद का या मोहम्मद वकास का या वकास अरशद का असल में है इसका गारंटर जो पैसे देगा। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, एक मेकर होता है, एक ड्रार होता है, और एक ड्राई होता है। तो मेकर जो है एक बंदा है, वो एक किसी ए जो है वो सी के हक में एक डॉक्यूमेंट लिखता है और बी को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम पेमेंट कर दो सी को। ए मेकर है, उसने फिर ड्रार के पास भेज दिया उस बंदे को, ड्राई को, सी को, कि जनाब तुम ये लेटर लेके जाओ मेरे पास, जो थर्ड बंदा है उसके पास मेरे पैसे हैं, तुम इसको दिखाओगे तो वो पैसे तुम्हें दे देगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसमें चेक आके शामिल हो जाते हैं, प्रोमिसरी नोट शामिल हो जाते हैं, और आपके ये बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसके निगोशिएशन से फर्दर ये मुराद है कि इसको आगे ट्रांसफर राइट को किया जा सकता है, ठीक है, वो इंडोर्समेंट के जरिए से। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि जिस बंदे ने ये ड्रा किया है, लिखा मेकर है, उसकी बजाय, जिसका मैंने अपनी मिसाल दी है, वकास रफीक की बजाय वकास अरशद
या वकास अहमद समझा जाए, कुछ दूसरी पार्टी से उस पर डिसेप्शन हो जाए कि उसने ये डॉक्यूमेंट के तहत अंडरटेकिंग दी है। और बेटा जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज उस बंदे के पास जिसको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पैसे दे दे, उसके पास अगर लेके जाया जाता है, तो फिर वो बंदा अगर उस पर एक्सेप्ट लिख दे, तो फिर जो लाइबिलिटी थी ए की वो बी ने कर ली है कि ठीक है उसकी भी पे पैसे मैं तुम्हें अब दूंगा। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर लाइबिलिटी ए की ही रहती है। बहरहाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जब पढ़ेंगे उसमें ज्यादा डिटेल से देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन 2 ये बता रहा है कि फिक्टिशियस बंदे के नाम पे भी अगर डॉक्यूमेंट बनाया जाए और उस एक फिक्टिशियस फर्जी बंदे ने डॉक्यूमेंट बनाया है और ये शो किया जाए कि ये रियल बंदे ने बनाया है। फिक्टिशियस दो तरह से भी हो सकता है, रियल यानी कि बंदा मौजूद नहीं है, तो एक फर्जी बंदा है जो कभी मौजूद ही नहीं रहा था, या एक बंदा जो मौजूद तो रहा था लेकिन डिसीज्ड हो गया, फौत हो गया, तो वो भी फिर एक फिक्टिशियस बंदा बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब दुनिया में वो नहीं रहा, रियल पर्सन वो नहीं रहता। तो बेशक उसकी लाइफ टाइम में बनाया जाए या और ये शो किया जाए कि उसने अपनी लाइफ टाइम में ये डॉक्यूमेंट बनाया था, तब भी कहा जाएगा ये एक फॉल्स डॉक्यूमेंट है। जैसा मिसाल इसी एक्सप्लेनेशन के साथ ही आती है 464 में ही, कि ए एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रा करता है एक फिक्टिशियस पर्सन के ऊपर कि जो बंदा पैसा देगा उसके ऊपर, लेकिन वो बंदा मौजूद ही नहीं है, और उस पर एक्सेप्ट की मोहर भी लगा देता है, ये शो करने के लिए कि मैं किसी दूसरे बंदे के साथ इसको निगोशिएट कर लूंगा। यानी कि अब लाइबिलिटी तो है उस बंदे के उस डॉक्यूमेंट के ऊपर पैसे देने की, तो मैं एक और बंदे को देता हूँ, देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है 1,000 रुपए का, तू मुझे 900 रुपए दे दो, मुझे बड़ी जरूरत है, तो 3 दिन बाद इसकी मेच्योरिटी डेट है, उस बंदे ने ये एक्सेप्टेंस भी लिख दिया उसमें, वो तुम्हें पैसे दे देगा, 2 दिन तुम सबर करके उससे 100 रुपए का तुम्हें प्रॉफिट भी हो जाएगा। लेकिन वो बंदा कोई मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये क्या किया जाएगा कि ये भी फोर्जरी की गई है जब फिक्टिशियस बंदे के नाम पे, फर्जी बंदे के नाम पर किया जाए। इसी सिलसिले में बेटा ये तो बात हो गई दो सेक्शन में कि कोई बंदा फोर्जरी कर रहा है उसके हवाले से, लेकिन कब ऐसी सिचुएशन होगी उस बंदे के मतलब क्या रहा है जिसने खुद तो उसमें ना अल्ट्रेशन की है, ना वो मेकर है, ना ही उसने डिसेप्शन किसी और बंदे पर कमिट की है जिसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट में फोर्जरी हुई है। लेकिन वो अगर उस डॉक्यूमेंट को, रियल डॉक्यूमेंट, फोर्ज डॉक्यूमेंट को, और वो जानता है कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है, वो उसको रियल डॉक्यूमेंट के तौर पर यूज करेगा, तो उसकी क्या लाइबिलिटी है? तो बेटा अमूमन आप देखते हैं 420 68 71, यानी कि 420 468 और 471 के FIR होती हैं। तो बहरहाल 468 के साथ हम केस ला देखेंगे। 420 आपको पता है कि चीटिंग इस तरह से बंदे को करना कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को दे दे। बहरहाल कमिंग बैक टू टॉपिक, जो बंदा फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली एक फोर्ज डॉक्यूमेंट को, जिसको वो जानता है कि ये फोर्ज है, उसको वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेगा, उसकी वैसे ही पनिशमेंट होगी कि उसने खुद ही उस डॉक्यूमेंट को फोर्ज किया है। यानी कि जाली डॉक्यूमेंट बनाने वाले की जो जिम्मेदारी है वो ही जिम्मेदारी जाली डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करने की वाले की हो जाएगी, अगर वो उसको जानते बूझते इस्तेमाल करता है। फोर्ज डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन 470 में आपको मिल जाती है कि जो कोई भी डॉक्यूमेंट जो पूरी तरह से या उसका कोई पार्ट फोर्जरी पर मुश्तमिल है, 463 में जिस तरह से बयान की गया है, तो उसको फोर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाएगा। मिसाल इस तरह की है कि ए ने एक पीस ऑफ पेपर पे जी का नाम लिखा, साइन किए और एक्सेप्टेड की मोहर लगा ली। वही बिल ऑफ एक्सचेंज में जो तीसरी पार्टी है जिससे पैसे लेने, जिसको इंस्ट्रक्शन होती है कि पैसे दे दे इस बंदे को, दूसरी पार्टी को जिसने पैसे लेने हैं, अब उसकी नीयत क्या थी ए की कि बी उसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दे जो कि जी के ऊपर ड्रा हो, क्योंकि जी ने उस पर साइन भी कर दिया और उस पर एक्सेप्टेंस की मोहर भी लगा ली, और उस बिल को निगोशिएट कर ले किसी और बंदे को देके उससे पैसे या रकम या कोई और प्रॉपर्टी हासिल कर ले, इसी तरह शो करते हुए कि जी ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक तो फोर्जरी उसने की, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन बी अगर जानता है इन फैक्ट्स को, क्या कि ये उसने उस पीस ऑफ पेपर पे जो या बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जी के साइन किए हैं, उसका नाम लिखा है और उस पे जो एक्सेप्ट लिखा है, ये सब जाली है, तो फिर
बी अगर जानते बूझते उसको इस्तेमाल करता है जेन्युइन के तौर पर, तो बी भी वही गिल्टी फोर्जरी का होगा। लेकिन बी को अगर इन मालूम बातों का नहीं पता, तो फिर बी लायबल उस डॉक्यूमेंट पे नहीं है। तो बेटा फोर्जरी की हमें जो पनिशमेंट मिलती है वो सेक्शन 465 में मिलती है कि कैद 2 साल के लिए या जुर्माना या दोनों सजाएं अदालत दे सकती है। नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल। इस सिलसिले में एक केस लॉ लाहौर हाई कोर्ट का है जिसकी हम सिर्फ रेशो देखेंगे, जो कि केस टाइटल है मोहम्मद अनवर वर्सेस द स्टेट 1971 पीसीआर एलजे 799। तो मोहम्मद अफजल चीमा जस्टिस ने इसके जजमेंट लिखी थी, तो उनके बकौल वो बयान करते हैं कि जब हम सेक्शन 463 की प्रोविजन को गौर से देखते हैं, तो फोर्जरी के दो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। पहला, मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट, और दूसरा कि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है किस चीज में, किसी को नुकसान या इंजरी पहुंचाने के लिए, या किसी फॉल्स क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, या इस नियत से कि कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दे। अदालत आगे बताती है कि मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट सेक्शन 464 में बयान किया गया है। तो फॉर टू बी, तो एक डॉक्यूमेंट के फॉल्स होने के लिए दोनों में से कोई कंडीशन, अल्टरनेटिव से ये मुराद है दोनों में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि जनाब, कि वो डॉक्यूमेंट जो है इस नीयत से बनाया गया है, या उसका पार्ट इस नीयत से बनाया गया है, मेड, साइन, सील या एग्जीक्यूट किया गया है, ये शो करने के लिए कि जिस बंदे की ये बनाया है, या जिस बंदे की अथॉरिटी के तहत ये बना गया है, तो वो जेन्युइन है। लेकिन जो बंदा बनाने वाला है, साइन में सील या एग्जीक्यूट करने वाला, वो जानता है कि जनाब कि ये उस बंदे की अथॉरिटी के तहत नहीं बनाया गया है। तो पहले नंबर अगर ये कंडीशन हो जाए तो कहा जाएगा मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अल्टरनेटिवली, या फिर ये साबित करना जरूरी है किसी भी डॉक्यूमेंट के फोर्ज होने के लिए कि जो अथॉरिटी थी एग्जीक्यूटेंट की, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शो जो किया जा रहा है कि ये इस वक्त में बनाया गया है, डॉक्यूमेंट पे डेट तारीख जो लिखी गई है वो झूठी है। शो ये किया जा रहा है एग्जीक्यूटेंट बना सकता था, अथॉरिटी भी थी जो बाद में उसको मिल गई, पहले या बाद में डॉक्यूमेंट बनाया गया है। एक्चुअली में डॉक्यूमेंट पहले बनाया गया था या बाद में बनाया गया है, लेकिन शो ये किया जा रहा है ये उस वक्त में बनाया गया है, लेकिन जिस वक्त शो किया जा रहा है उस वक्त इस डॉक्यूमेंट को नहीं बनाया गया, तब कहा जाएगा कि एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो बेटा इस सिलसिले में इस केस लॉ के फैक्ट्स और बाकी चीजें भी हम इंशाल्लाह और भी देखेंगे। तो ये आज के लिए छोटा आपका सेशन रखा है। अब जो फोर्जरी से मुतलिक दूसरे पीनल प्रोविजंस हैं, जिसमें काइंड ऑफ फोर्जरीज, किस किस तरह से फोर्जरी होगी, तो उनके हवाले से क्या क्या सजाएं हैं, क्या क्या असूल है, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज बेटा।